नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो बैटल ऑफ बंगाल की बिसात बिछ चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और अगर ठीक 50 दिन बाद यह तय हो जाएगा कि बंगाल का युद्ध कौन जीतेगा, ममता बनर्जी या फिर बीजेपी। लेकिन बैटल ऑफ बंगाल में जंग भले ही टीएमसी और बीजेपी के बीच हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी के निशाने पर सबसे पहले इस युद्ध का रेफरी है। रेफरी यानी चुनाव आयोग। ममता बनर्जी ने चुनावों की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग पर और भी ज्यादा आरोप लगाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले अफसरों के ट्रांसफर कर दिए, तो ममता को अपना खेल बिगड़ता दिखने लगा, और उन्होंने और उनकी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग के एक्शन से ममता को क्यों है टेंशन। आज पूरा सच में हम इसी मुद्दे को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। वैसे तो सभी चुनावी राज्यों में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे कड़ा मुकाबला पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में टीएमसी 2011 से लगातार सत्ता में। ऐसे में सत्तारूढ़ टीएमसी के सामने जहां जीत का चौका लगाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पूरी ताकत से राज्य की सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुटी बीजेपी है। यह मुकाबला न केवल यह तय करेगा कि क्या ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी कर पाएंगी, बल्कि यह निर्णय भी होगा कि क्या बीजेपी राज्य में अपनी मौजूदगी को जीत में बदलने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। राज्य में हुमायूं कबीर ने टीएमसी से बगावत करके एक नई पार्टी बना ली है। उन्होंने कुछ इलाकों में अपने एक नया सियासी समीकरण बनाने की कोशिश भी की है, और ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि हुमायूं कबीर की सियासत से किसे फायदा होता है और किसे नुकसान होता है। और इसी बीच बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर से टिकट दिया है। शुवेंदु ने 2021 में नंदीग्राम सीट से जीत हासिल की थी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा था और वो यहां से जीत हासिल की थी। और अब इसी भवानीपुर की इस हाई प्रोफाइल सीट से भी बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतार दिया है। और वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को खड़गपुर सदर से उम्मीदवार बनाया गया है, और अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण सीट से वो चुनाव लड़ेंगी। 2021 के विधानसभा चुनावों में भी अग्निमित्रा पॉल ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि वाम मोर्चा ने भी 192 लोगों की जो अपने उम्मीदवार हैं उनकी पहली सूची जारी कर दी है। तो जहां चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणाओं के अगले ही दिन बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करके राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद राज्य में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। निर्वाचन आयोग ने राज्य प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए पहले मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को हटाने का आदेश दिया, और अब राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह पर नए अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। और राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती की जगह 1993 बैच के आईएएस दुष्यंत नरियाला को नया मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा की जगह पर 1997 बैच की आईएएस अफसर संघमित्रा घोष को गृह सचिव नियुक्त किया गया है। और चुनाव आयोग ने पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को राज्य का नया डीजीपी बनाया है। वहीं सुप्रीम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। और 1991 के बैच के आईपीएस नटराजन रमेश बाबू को डीजी सुधार सेवाएं और 1995 बैच के आईपीएस मुकुंद राणे को एडीजी और आईजीपी कानून और व्यवस्था आईजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। इस तौर पर उनकी नियुक्तियां की गई हैं। और सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग ने यह फेरबदल क्यों किए। माना जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बार बार निर्देशों की अनदेखी
मतदाता सूची में गड़बड़ी और पर आंखें मूंदना और आयोग के आदेशों को लागू करने में जानबूझकर देरी करना, ये वो 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं जो इस कार्रवाई का आधार बने। आयोग के अनुसार मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पहले दिल्ली तलब किया गया था, फिर भी राज्य सरकार ने एसआईआर से जुड़े अधिकारियों का तबादला करके आयोग के आदेश की खुलेआम अवहेलना की थी और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा ने मतदान पर्यवेक्षकों की सूची बार बार मांगने के बाद भी नहीं दी। लेकिन अब चुनाव आयोग के इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल से लेकर संसद तक इसका विरोध किया और राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान डेरेक ओब्रायन ने, जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और विरोध के तौर पर टीएमसी सांसदों ने उच्च सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और उसके फैसले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि संविधान में चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है और उसके फैसले को सदन में उठाने का कोई मतलब नहीं है। आप भी सुनिए संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने इस मुद्दे पर क्या कहा। He is raising the matter about a constitutional authority which this house or the government has nothing to do with. Now, if every member wants to raise a question on the decision of a constitutional authority like the courts and the election commission, then it is not wise. चुनाव आयोग का वो अलग है, संविधान ने उसको पावर दिया गया है, उसको सदन में रेज करके कोई मतलब नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को हमला करने का यह आदत बनाया हुआ है, ये ठीक नहीं है और इस सदन का समय का भी दुरुपयोग किया है। तो चुनाव आयोग ने ठान लिया है कि वो इस बार बंगाल चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देगा, इसलिए वो कई सख्त कदम उठा चुका है और आने वाले समय में भी कठोर एक्शन लिए जा सकते हैं, यानी आने वाले समय में और भी अधिकारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि चुनाव आयोग ने ये फैसले क्यों लिए हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने 1994 बैच की आईएएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती को चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाया है और विपक्ष का आरोप है कि नंदिनी चक्रवर्ती ममता बनर्जी की बहुत भरोसेमंद और करीबी अधिकारी है। ममता सरकार ने जनवरी 2026 में, अभी 2-3 महीने पहले ही, नंदिनी चक्रवर्ती को चीफ सेक्रेटरी बनाया था, जबकि उस समय उनसे भी सीनियर 8 आईएएस अधिकारी मौजूद थे, यानी 8 आईएएस अधिकारियों को सुपरसीड करके नंदिनी चक्रवर्ती को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। 2011 में जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, तब से नंदिनी चक्रवर्ती को कई महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं और एक विवाद तब भी हुआ था जब पिछले दिनों ईडी की छापेमारी के दौरान नंदिनी चक्रवर्ती ममता बनर्जी के साथ आईपैक के दफ्तर पहुंच गई थी और उस समय विपक्ष ने उन पर गंभीर सवाल उठाए थे। इसी तरह हटाए गए डीजीपी पीयूष पांडे को भी ममता बनर्जी का भरोसेमंद अधिकारी माना जाता है। पीयूष पांडे सीएम ममता बनर्जी के सुरक्षा प्रभारी भी रह चुके हैं और इसके अलावा चुनाव आयोग की नज़र ममता सरकार द्वारा अंतिम समय में किए गए तबादलों पर भी है, ट्रांसफर्स पर भी है, क्योंकि रविवार को यानी कल चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक 1 घंटे पहले ममता सरकार ने 11 आईएएस अधिकारी और 109 पश्चिम बंगाल सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया था, जिन पर चुनाव आयोग कोई फैसला ले सकता है। वहीं चुनाव आयोग पहले ही उन थाना प्रभारियों की लिस्ट मांग चुका है जिनके क्षेत्र में 2021 में चुनावी हिंसा हुई थी। चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान या चुनाव के बाद ये सारी हिंसा जिन इलाकों में हुई थी उनकी लिस्ट मांग दी गई है। जाहिर है इस बार इन पुलिस अधिकारियों पर आयोग की कड़ी नजर रहेगी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए सीधे तौर पर 7 AERO को भी सस्पेंड कर दिया है। और इस भी चुनाव आयोग को, सूबे की सरकार को, तो इसमें आम लोगों की दोष क्या है? तो चुनाव आयोग के एक्शन से ममता को है टेंशन, लेकिन बंगाल चुनाव में बीजेपी का भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। बीजेपी के लिए बैटल ऑफ बंगाल को जीतना उसका बहुत पुराना सपना है। जनसंघ के जमाने से बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल को जीतना चाहती है, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद बीजेपी ने यहां पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रभाव पहली बार छोड़ा था। तब उसे 17% वोट प्राप्त हुए थे, हालांकि सीटें सिर्फ 2 ही मिल पाई थी। इसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 10% वोट तो मिले, लेकिन सीट सिर्फ 3 प्राप्त हुई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले और 18 सीटें हासिल हुई, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 38%
वोट प्राप्त हुए और 77 सीटें मिली हैं और ये एक बड़ी सफलता थी क्योंकि सिर्फ 5 साल में बीजेपी की सीट 3 से बढ़कर 77 हो गई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 39% वोट मिले और 12 सीटें मिली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी 2026 में असली विजय कैसे प्राप्त करेगी और इसके लिए उसके मुद्दे क्या होंगे। तो देखिए, इस बार बंगाल में चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा होगा घुसपैठ और अवैध प्रवास। पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, सभी बड़े बीजेपी नेताओं ने बार बार आरोप लगाया है कि टीएमसी सरकार घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा बीजेपी डेमोग्राफी चेंज यानी जनसंख्या बदलाव को भी बड़ा मुद्दा बनाएगी जो घुसपैठ से जुड़ा हुआ है। और बंगाल के सीमावर्ती जिलों में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और यहां हिंदुओं की संख्या लगातार कम हो रही है। साथ ही साथ बीजेपी बंगाल की सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा जैसे मुद्दा भी उठाएगी। यानी बंगाल की सुरक्षा देश की सुरक्षा है क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल के रास्ते से होती है। फिर ये घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से घुसकर देश के दूसरे राज्यों में आ जाते हैं जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। लेकिन ममता बनर्जी सीमा पर फेंसिंग लगाने जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को सहयोग नहीं देती है और बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा होगा ममता बनर्जी का मुस्लिम तुष्टीकरण। और ममता बनर्जी पर बीजेपी हमेशा से तुष्टीकरण के आरोप लगाती है और इस आरोप में दम भी दिखाई देता है क्योंकि ममता बनर्जी की पूरी राजनीति मुस्लिम वोट बैंक से शुरू होती है। वो अपने बयानों और क्रियाकलापों से अपने ऊपर लगे इन आरोपों को कई बार सच भी साबित कर चुकी है। बीजेपी के लिए इन चुनावों में महिला सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। संदेश खाली की घटना हो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस हो या अन्य घटनाओं को बीजेपी जो है वो टीएमसी सरकार की नाकामी बता रही है। अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था कि भाजपा सत्ता में आई तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। माना जा रहा है कि यह मुद्दा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रभावी हो सकता है और बीजेपी के मुद्दों के तर्कश में एक तीर भ्रष्टाचार और भर्ती घोटाले का भी रहेगा क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाला हो, क्लर्क भर्ती घोटाला हो, कोयला तस्करी घोटाला हो या कट मनी कल्चर, इन सब पर बीजेपी इस बार जबरदस्त तरीके से हमलावर होगी। वहीं बीजेपी बेरोजगारी, विकास और कल्याणकारी योजनाओं की नाकामी जैसे मुद्दों को भी उठाएगी और राज्य में उद्योगों की कमी, सड़कें, शिक्षा और आवास जैसे मूल मुद्दे भी प्रभावी हैं। वहीं बीजेपी केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू न करने का आरोप भी ममता बनर्जी पर बार बार लगाएगी। तो बीजेपी बार बार घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है और ममता दीदी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है, जो मुसलमानों का वोट बैंक है, वो ममता बनर्जी की असली ताकत है। 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी यही साबित करते हैं। 2021 में मुस्लिम बहुल जिलों में टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। आइए अब हम आपको स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि 2021 में मुस्लिम प्रभाव वाले जिलों में ममता दीदी की टीएमसी का परफॉर्मेंस क्या रहा था, जिसे देखने के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, जहां 22 सीटें हैं जिसमें से टीएमसी 20 सीटों पर चुनाव जीती थी। आइए अब बात करते हैं मालदा की। ये मुस्लिम बहुल इलाका है जहां की कुल 12 सीटों में से 8 सीटें टीएमसी के खाते में चली गई। अब चलिए चलते हैं उत्तरी दिनाजपुर। यहाँ कुल 9 सीटें हैं जहां पर टीएमसी ने 7 सीटें जीती थी। और उसके बाद आप रुख करते हैं उत्तर 24 परगना का। यहाँ अच्छी खासी 32 सीटें हैं, मुस्लिम प्रभाव वाली ये इलाका है और इसमें से 27 सीटों पर टीएमसी को कामयाबी मिली थी। और अब बारी है दक्षिण 24 परगना की, जहां कुल सीटें हैं 31 और इनमें से 31 सीटों में से 30 सीटें अकेले टीएमसी जीत गई थी। इसलिए बीजेपी यह आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी अपने इस खास वोट बैंक को बचाए रखने के लिए हमेशा एक मुस्लिम समुदाय के पक्ष में खड़ी नजर आती है। इमामों को भत्ता देने का निर्णय हो या अल्पसंख्यक समुदायों की विशेष योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात, ममता बनर्जी पर यह आरोप है कि वो मुसलमानों के वोट पाने के लिए इन कदमों का सहारा लेती हैं। मिसाल के तौर पर ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए जनवरी 2024 में राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया था। इसके अलावा ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में ना तो सीए और ना ही एनआरसी की अनुमति देंगी। साल 2023 में हावड़ा में रामनवमी जुलूस पर मुस्लिम इलाके में हमला किया गया। उस समय ममता बनर्जी ने कहा था कि अभी रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में मुसलमान
कोई गलत काम नहीं करते हैं। ममता सरकार ने बंगाल में कुल 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया, जिनमें से 118 जातियां मुस्लिम हैं। इसके अलावा ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से भी बहुत दिक्कत है। वो अक्सर इस नारे का विरोध करती हुई देखी जा सकती हैं। और ममता की पुलिस ने 2020 में कलकत्ता में 44वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में हनुमान चालीसा बांटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2017 में ममता बनर्जी ने कहा था कि हर रोहिंग्या मुस्लिम आतंकी नहीं है, इसलिए उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए। इसके अलावा 2017 में ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के अगले दिन मुहर्रम होने के कारण मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने का फैसला किया था। तो यह है मुसलमानों पर ममता यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की उनकी नीति। और पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहे हैं 2 चरण में चुनाव। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पश्चिम बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में 8 राउंड्स में चुनाव कराए गए थे, लेकिन इस बार चुनाव 2 चरणों में होंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी वजह भी बताई है। उन्होंने कहा है कि चरणों की संख्या कम इसलिए की गई ताकि चुनाव प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो। लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का आरोप है कि यह सब बीजेपी की सहूलियत के हिसाब से हो रहा है। हालांकि शिवसेना UBT ने पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव का स्वागत किया है। आप भी सुनिए दोनों ने क्या कहा। कुछ चुनावों से जो डेट आते हैं और दिए जाते हैं और जिस तरह से फेज बनाए जाते हैं, वो तो मुझे तो लगता है कि भाजपा के कन्वीनियंस से बनते हैं। 8 फेज से अब 2 फेज का इलेक्शन वेस्ट बंगाल में हुआ है, उसका मैं स्वागत करती हूं। पर सवाल अब ये है कि 3 राज्यों में 9 अप्रैल को चुनाव है और जो उसका रिजल्ट आएगा मई में आएगा। तो पूरा 1 महीना लगभग 1 महीना लोगों को इंतजार करना पड़ेगा सरकार बहाल होने में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने अभी चेंज किया है, 4 राज्यों का और 1 यूनियन टेरिटरी का अनाउंस किया है। पर जो कार्रवाई हो रही है तबादले की, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रही है। तो सर्वदलीय बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अधिकांश दलों ने 1 या 2 चरणों में ही चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराना अच्छा कदम है, क्योंकि चुनाव आयोग इस बार पूरी तरह से सतर्क है। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने इस बारे में क्या कहा। 23 और 29 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं 2 चरणों में। ज्यादातर पार्टियों ने 2 या 3 चरण के बारे में मांग की थी इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने उसी मांग को मानकर
2 चरणों में किया और बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। आपने देखा 1-2 दिन पहले मोदी जी का क्या भव्य रैली कलकत्ता में हुआ है, जो दर्शाता है कि बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि आगे आने वाले इलेक्शन में मोदी जी की सरकार यहाँ पे बनेगी। लंबा समय तक चुनाव चलना गर्मी के समय सबके लिए प्रॉब्लम होता है, कष्ट होता है। केवल सिक्योरिटी पर्पस के लिए इतना चरण में होता था, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। और जिस प्रकार प्रतिबद्ध लगा चुनाव कमीशन को, शांतिपूर्वक चुनाव होगा, समय पर होगा। सुविधा असुविधा की बात नहीं, चुनाव एक दफा हो चाहे 10 दफा हो, हम तो लड़ेंगे और जीतेंगे। बंगाल बड़ा प्रदेश है, इसलिए उसको 2 पार्ट्स में किया है और अच्छा किया है। पिछली बार हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, 8 पार्ट्स में किया था, और वो जो गुंडा एलिमेंट है उनको समय मिल जाता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का। इस बार इलेक्शन कमीशन ने काफी स्टडी करने के बाद ये निर्णय लिया कि 2 फेजेस में ही होना चाहिए, और मुझे लगता है इस बार इलेक्शन कमीशन सतर्क है। पिछली बार जितना कुछ हुआ है और पिछले कितने इलेक्शंस में जो भी गुंडागर्दी हुई है, इस बार नहीं हो, ये सारी सतर्कता बरत रहे हैं। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर राहत का सामान लेकर स्वदेश पहुंचा शिवालिक। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मूज स्ट्रेट में संकट के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। ईरान के साथ भारत की कूटनीति का परिणाम है कि LPG टैंकरों के साथ शिवालिक जहाज 46,000 मीट्रिक टन गैस लेकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंच गया है, और जल्द ही गैस उतारकर इसे घरेलू आपूर्ति नेटवर्क में भेजा जाएगा। तो एक अच्छी खबर इस वक्त ईरान युद्ध से आई है। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा